नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, एग्जाम्स, ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और हमें हमेशा यही सिखाया गया कि भाई अच्छी पढ़ाई करोगे तो ही सफल होगे। पर क्या ये वाकई सच है? क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सच में एक बेहतर और समझदार इंसान बना रहा है? आज हमारे पास ओशो के एक भाषण के कुछ हिस्से हैं जो इस पूरे सिस्टम पर कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करते हैं। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो के हिसाब से हमारी शिक्षा की बुनियाद में ही क्या गड़बड़ है, जिसे हम अनुशासन या डिसिप्लिन कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है, और अगर हमें एक बेहतर दुनिया बनानी है तो शिक्षा में किस तरह की क्रांति की जरूरत है। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। ये एक बहुत जरूरी बातचीत है क्योंकि ओशो के लिए शिक्षा में क्रांति लाना किसी भी राजनीतिक या आर्थिक क्रांति से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि आज दुनिया में जो भी हिंसा है, नफरत है, दुख है, अगर ये सब पढ़े लिखे लोगों के समाज का ही नतीजा है तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई में ही कोई बहुत गहरी खामी है। मतलब जो बीज हम बो रहे हैं फल तो उसी का मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। और ओशो जिस पहली चीज पर उंगली उठाते हैं वो एक ऐसा शब्द है जिसे स्कूलों में पूजा जाता है, अनुशासन। हम हमेशा सुनते अरे बच्चे तो अनुशासनहीन हो गए हैं, इन्हें कंट्रोल में कैसे लाएं। लेकिन ओशो यहीं रुककर एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं ठीक है, पर हम 5000 साल से अनुशासन सिखा रहे हैं, इस अनुशासन ने हमें दिया क्या है? और यहां से मतलब बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो इस अनुशासन शब्द की एक तरह से पर्दें खोल देते हैं। उनके नजरिए से स्कूलों में जिस डिसिप्लिन की बात होती है उसके असल में 3 मतलब हैं। पहला, आज्ञा का पालन करो, मतलब हम जो कह रहे हैं बस उसे सही मानो। दूसरा, सवाल मत करो, हम जो कह रहे हैं उस पर शक तो करने की सोचना भी मत। और इन दोनों का नतीजा ये होता है कि इंसान धीरे धीरे एक मशीन बन जाता है। उसकी अपनी जो सोचने समझने की शक्ति है, जिसे ओशो विवेक कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। एक मिनट, तो वो ये कह रहे हैं कि जिसे हम एक अच्छी आदत, एक गुण मानते हैं, वो असल में हमारी सोचने की क्षमता को खत्म करने का एक तरीका है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या स्कूल हमें एक अच्छा छात्र नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो बस हुक्म माने, सवाल ना करे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ओशो इसी बात को समझाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक सैनिक को सालों तक लेफ्ट टर्न, राइट टर्न क्यों करवाया जाता है? इसका एक ही मकसद है, उसकी बुद्धि को सुला देना। हाँ, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देना, ताकि जब उसे गोली चलाने का आदेश मिले तो वो एक पल के लिए भी ये न सोचे कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे। नहीं, वो बस एक मशीन की तरह आदेश का पालन करे। और ओशो का कहना है कि जब हम स्कूलों में एनसीसी और सैनिक शिक्षा को इतना बढ़ावा देते हैं तो हम अनजाने में बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। हम उनकी चेतना को मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग तुलना है। मुझे अपने स्कूल के एनसीसी के दिन याद आ गए। हम सब कितनी गंभीरता से मार्च पास करते थे, बिना ये सोचे कि इसका असल मकसद क्या हो सकता है। और इसी तर्क के आधार पर ओशो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो किसी को भी चौंका देगा। वो कहते हैं, जितना अनुशासित आदमी होगा उतना मुर्दा होगा। उतना मुर्दा होगा? हाँ, उनके लिए ये जो बाहर से थोपा गया अनुशासन है, ये इंसानियत को खत्म करने की एक प्रक्रिया है। ये इंसान को एक रोबोट बना देता है जो सिर्फ कमांड फॉलो करना जानता है, सही और गलत में फर्क करना नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर अनुशासन नहीं होगा तो क्या क्लास में पूरी तरह अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी? एक टीचर 40-50 बच्चों को बिना किसी नियम के कैसे संभालेगा? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या ओशो अराजकता की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और ओशो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वो अराजकता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक दूसरे ही तरह के अनुशासन की बात करते हैं। एक ऐसा अनुशासन जो किसी के डंडे से, डर से या सजा से पैदा नहीं होता। ये अनुशासन ये प्रेम से पैदा होता है। जब एक शिक्षक अपने छात्र से सच में प्रेम करता है, उसके भविष्य की मंगल कामना करता है, तो उस प्रेम और सम्मान के रिश्ते से एक अनुशासन अपने आप जन्म लेता है। ये थोपा हुआ नहीं होता, ये बच्चे के अंदर से आता है, उसकी अपनी समझ से। अच्छा, तो मतलब एक अनुशासन है जो डर पर आधारित है और दूसरा जो समझ और प्रेम पर। और ओशो कहते हैं कि हमारी मौजूदा व्यवस्था
पहले वाले को चुनती है। यहाँ एक विरोधाभास भी है ना? हमारे सिस्टम में जो बच्चा जितना सीधा, शांत या कहें कि दब्बू होता है, उसे उतना ही अनुशासित माना जाता है। और जिस बच्चे के दिमाग में सवाल उठते हैं, जो बेचैन है, जिसमें चेतना है, उसे इनडिसिप्लिन्ड या प्रॉब्लम चाइल्ड का लेबल दे दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रेम पर आधारित व्यवस्था में ये समीकरण पूरी तरह से उलट जाएगा। वहां जो बच्चा जितना ज्यादा सवाल पूछेगा, जितना ज्यादा सोचेगा, उसे उतना ही ज्यादा चेतन और विवेकपूर्ण माना जाएगा। और ऐसा बच्चा जो अपनी समझ से अनुशासित है, वो किसी गलत आदेश को मानने से साफ इनकार कर देगा। वो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि किसी अथॉरिटी ने कहा है। वो पहले सोचेगा, समझेगा, फिर फैसला लेगा। ओशो यहाँ एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं जो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि सोचिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसा अनुशासन सिखाया गया हो जो उनकी अपनी समझ से पैदा हुआ हो, तो क्या कोई राजनेता उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए भेज सकता है? नहीं भेज सकता। वो युवा पलट कर कहेंगे, ये बेवकूफ़ी की बातें बंद करो। हम समझते हैं कि किसी की जान लेना गलत है, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने तो ऐसे लोगों को अनुशासित बनाया है जिनमें अपनी कोई समझ ही नहीं है, जिन्हें सिर्फ आदेश मानना सिखाया गया है। इसलिए तो राजनेता और धर्मगुरु हमेशा आज्ञा पालन और अनुशासन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान भीड़ की तरह होता है, उसे कोई भी कहीं भी हाँक सकता है। तो जब ये पुराने तरीके, ये डंडे और डर वाली तकनीकें काम नहीं करती और समाज में कुछ लोग फिर भी सवाल उठाने लगते हैं, विद्रोही बन जाते हैं, तब क्या होता है? तब सत्ता और भी खतरनाक तरीके खोजती है। और यहाँ ओशो एक ऐसी बात का जिक्र करते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। वो उस समय के सोवियत रूस में विकसित हो रही एक तकनीक की बात करते हैं जिसे वो माइंड वॉश मशीन कहते हैं। माइंड वॉश मशीन, ये क्या चीज है? क्या वो किसी असली तकनीक की बात कर रहे थे, या ये सिर्फ एक उदाहरण था ये दिखाने के लिए कि सत्ता किस हद तक जा सकती है? नहीं, ये सिर्फ उदाहरण नहीं था। उस दौर में, खासकर सोवियत संघ जैसे देशों में, मनोविज्ञान का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा था। इसे पनेटिव साइकेट्री कहते थे। अगर कोई सरकार की नीतियों से असहमत होता तो उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया जाता और इसे इलाज के लिए अस्पतालों में बंद कर दिया जाता था। अच्छा। वहां इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और ड्रग्स का इस्तेमाल करके उसकी सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त को ही मिटाने की कोशिश की जाती थी। तो ओशो जब माइंड वॉश मशीन की बात करते हैं तो वो इसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब ये कोई काल्पनिक चीज नहीं थी, ये सच में हो रहा था। सत्ता अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इंसान के दिमाग के साथ ही खिलवाड़ कर रही थी। हाँ, और तर्क बहुत सीधा था। एक विद्रोही या सवाल उठाने वाला इंसान हुकूमत के लिए खतरनाक है, तो उसका क्या करें? उसे जेल में डालोगे तो वो हीरो बन जाएगा, मार दोगे तो शहीद बन जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि उसके दिमाग को ही ठीक कर दो, उसे ऐसा बना दो कि वो सवाल पूछने लायक ही ना रहे। और आज के दौर में देखें तो ये तरीके और भी ज्यादा सूक्ष्म हो गए हैं, है ना? सोशल मीडिया एल्गोरिदम, फेक न्यूज, ये सब भी तो एक तरह का माइंड वॉश ही कर रहे हैं। वो हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमारी सोच को एक खास दिशा में मोड़ते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो बहुत डरावनी बात है। ओशो की 50 साल पुरानी चेतावनी आज टेक्नोलॉजी के युग में और भी ज्यादा सच लग रही है। वो कहते हैं कि ये आविष्कार एटम बम और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एटम बम तो सिर्फ शरीर को मारता है, लेकिन ये तकनीकें इंसान की आत्मा को, उसकी चेतना को ही मार देती हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। और ओशो ये सवाल सिर्फ शिक्षकों से नहीं, हम सबसे पूछते हैं जो इस समाज का हिस्सा हैं। वो पूछते हैं, क्या हम इस दुनिया से सहमत हैं जैसी ये है? ये जो चारों तरफ हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार और युद्ध हो रहे हैं, क्या हम इससे खुश हैं? जाहिर है जवाब नहीं होगा। कोई भी इससे सहमत नहीं हो सकता। और अगर जवाब नहीं है तो ओशो कहते हैं कि हमें अपनी शिक्षा की नींव को खंगालना ही होगा, क्योंकि ये सब कुछ उसी शिक्षा का परिणाम है। अगर 5000 साल की शिक्षा के बाद हम ऐसी दुनिया बना पाए हैं तो यकीनन हमारी शिक्षा में कोई बहुत ही बुनियादी और गहरी भूल है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या सिलेबस बदल दें या टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतर कर दें? ओशो किसी छोटे मोटे सुधार या पैचवर्क की बात नहीं करते। वो एक पूर्ण क्रांति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा का ये पूरा ढांचा, ये पूरी बिल्डिंग ही गिरा देनी चाहिए और एक नई नींव पर एक नया ढांचा बनाना चाहिए। एक ऐसा ढांचा जिसके मूल्य ही पूरी तरह से अलग हों। पूरी बिल्डिंग ही तोड़ दी जाए, ये तो बहुत रैडिकल आइडिया है। क्या ये असल में संभव भी है? हम अपने सारे स्कूल कॉलेज बंद तो नहीं कर सकते। बिल्डिंग तोड़ने से उनका मतलब ईंट पत्थर की इमारत से नहीं है।
उनका मतलब है मूल्यों की इमारत से। वो कहते हैं कि शिक्षा की नई इमारत के मूल्य क्या होंगे। पहला, इसमें सफलता कोई मूल्य नहीं होगी, कोई फर्स्ट नहीं आएगा, कोई लास्ट नहीं आएगा। दूसरा, इसमें सम्मान और अपमान का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें तुलना से पैदा होती हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, इसमें एक बच्चे की दूसरे बच्चे से कोई तुलना नहीं की जाएगी। हर बच्चे को अद्वितीय माना जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं, कोई तुलना नहीं, तो फिर बच्चों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमारा पूरा सिस्टम तो इसी पर चलता है। मोटिवेशन डर या लालच से नहीं, बल्कि प्रेम और उत्सुकता से आएगा। इस नए ढांचे का केंद्र सिर्फ एक होगा, प्रेम। शिक्षक का बच्चे के प्रति प्रेम और उस प्रेम से पैदा हुई बच्चे के विकास की गहरी चिंता। शिक्षा का काम बच्चे को किसी सांचे में ढालना नहीं होगा, बल्कि उसे ऐसा माहौल देना होगा जिसमें उसके अंदर जो अनूठापन है वो पूरी तरह से खिल सके। जैसे एक माली बीज को पेड़ नहीं बनाता है ना, वो सिर्फ सही मिट्टी, पानी और धूप देता है और बीज अपने आप पेड़ बन जाता है। शिक्षक को भी बस एक माली बनना है। अंत में ओशो शिक्षा के इस नए रूप को एक अद्भुत सुभाष यात्रा कहते हैं, एक खूबसूरत सफर, और यह हमें एक बहुत ही दमदार विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमें आज की शिक्षा व्यवस्था को ओशो के बताए प्रेम और विवेक पर आधारित सिस्टम में बदलने के लिए सिर्फ एक चीज बदलनी हो, सिर्फ एक, तो वो क्या होनी चाहिए? शायद बच्चों की तुलना करना बंद करना या एग्जाम्स का डर खत्म करना। सोचिएगा जरूर कि उस एक बदलाव का हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर और हमारे आने वाले कल पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है।